हेलो स्टूडेंट्स। तो अगर आप IIT-JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। स्टूडेंट देखो, साइंस की बात करें तो साइंस में हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टीन एंड स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट हैं। उसी प्रकार से आर्ट्स की बात करें तो लियोनार्डो दा विंसी एंड पैब्लो पिकासो हैं। उसी तरीके से अगर हम IIT-JEE मैथ्स की बात करें तो अनअकैडमी के पास हैं अमरनाथ आनंद और विकास गुप्ता सर। ये टॉप एजुकेटर्स हैं, इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स हैं और ये आपको IIT-JEE मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, वो भी अनअकैडमी पर। और आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो 28 नवंबर को शाम के 8 बजे। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर। क्या चल रहा था? अनसॉल्व पेपर। क्योंकि हमने अब अनसॉल्व पेपर की क्लास भी शुरू कर दी है, क्योंकि कोर्स हमारा अब कंप्लीट होने को है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम अनसॉल्व का प्रयोग नहीं कराएंगे आप अच्छी तरह से तैयारी नहीं करोगे, ये हमारी थिंकिंग है। इसलिए हमने अनसॉल्व पेपर की क्लास शुरू कर दी है, जिसमें हम आपको एक पेपर को 4 या 5 वीडियो के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर यानी सेक्शन ए जो था, क्योंकि आपका पेपर 2 सेक्शन में बटा होता है, हम पहले बता चुके हैं आपको, ए और सेक्शन बी। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था सेक्शन ए का 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन, यानी कि 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे 6 से लेकर 8 तक के क्वेश्चनों को, कि जो क्वेश्चन 6 से लेकर 8 तक कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उनको हम बताएंगे। वैसे हम आपको कंप्लीट कोर्स पूरा करा चुके हैं, फिर भी हम आपको इस अनसॉल्व पेपर के बेस पर हम आपको समझाएंगे ताकि आपकी समझ में थोड़ा बहुत आ सके, और फिर बाद में आप जो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किए हैं, जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उसके बेस पर आप उसको याद कर सकें। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो क्लास 12th इंग्लिश और आपका जो पेपर चल रहा है वो अनसॉल्व पेपर जो चल रहा है आपका, वो चल रहा है 2020 सेट 1, यानी कि हम पहला ही सेट आपको करा रहे हैं। क्योंकि हम बता चुके हैं कि पहले हमने जो सेट शुरू किए थे वो हमने पीछे से शुरू किए थे, है ना। अब हम इसको लास्ट से शुरू करेंगे, यानी कि 2020 फिर 19 फिर 18 फिर 17, इस तरह से। और पहले हमने शुरू किया था आपका 15 16 17 18 19, इस तरह शुरू किया था। तो एग्ज़ाम तक जब पहुँच पाए थे हम, तो उसमें क्या होता था कि जो शुरुआत की चीज़ें थी वो रिवाइज नहीं होती हैं, बहुत ही कम रिवाइज होती हैं। जैसे कि आपका देखा जाए तो ये 2020 के क्वेश्चन हैं, बहुत ही कम रिवाइज होंगे, फिर 19 के क्वेश्चन होंगे, फिर 18 के होंगे, कराएंगे हम। तो वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती हैं, तो वो एट ए टाइम आपको जब एग्ज़ाम के नियर बहुत ही नज़दीक हम उस चीज़ को पढ़ा रहे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको याद भी रहेगा। ठीक है ना। इसलिए हमने ये सोचा कि अब के हम 2020 से शुरू करेंगे और फिर बैक में चलते जाएंगे। ठीक है ना। तो अनसॉल्व पेपर 2020 सेट 1 है आपका, सेक्शन ए, और उसका ये पार्ट दूसरा है आपका। पहला पार्ट हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपका 6 to 8, यानी कि 6 से लेकर 8 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जो ए सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो 6वां क्वेश्चन है क्या है, ये हमारा आपका जो बुक आपकी पोइट्री बुक है उसमें से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या होता है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस, यानी कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, रेफरेंस लिखना है टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो आपको स्टैंजा दिए हुए हैं उसमें से किसी एक स्टैंजा का क्या लिखना है आपको, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में किया था, हमने आपको बताया था वो जो पहली बुक थी आपकी प्रोज, उसमें से भी सेम इसी प्रकार का एक पैसेज दिया होता है और उसको हमें किस तरह से करना होता है हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। सेम इसमें भी देखो आपको 2 स्टैंजा दिए हुए हैं। ए पर है एंड दिस इज़ वाई ए, तो ये वाला जो स्टैंजा है ये आपका ला वेल लाम सन्स मर्सी पोएम से लिया गया है, जिसे जॉन कीट्स ने लिखा था। वो आपके कोविड-19 का उस चैप्टर को यानी कि उस पोएम को हटा दिया गया है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर काट दिया है। ठीक है, ये काट दिया है हमने। अब दूसरा वाला जो क्वेश्चन है आपका बी का, हिज स्टेट, क्या है, हिज स्टेट इज किंगली। तो देखो हिज स्टेट वाला ये आपको हमने आपको जब
एक्सप्लेनेशन बताए थे, जब आपको पोइट्री बुक पढ़ाई थी तो हमने आपको स्टेंजा की पहचान भी बताई थी कि आप किस तरह से स्टेंजा को पहचान सकते हैं, क्योंकि पहचानना सबसे मुख्य बिंदु है। यदि आपने स्टेंजा को पहचान लिया तो मान लीजिए कि जो 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है, मान लीजिए 10 मार्क्स का है, और यदि आपने स्टेंजा को पहचान लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 7 से लेकर 8 तक आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने पहचान लिया, पहचानने पर इतना हो सकता है, लेकिन पहचानना ही बहुत ज़रूरी है, और आपने नहीं पहचान पाया तो मान लीजिए उसमें से आपको 3 या 4 मार्क्स ही मिलेंगे आपको, ठीक है। क्योंकि जो पहचानने के बाद जो हम पहला पॉइंट लिखते हैं, पहला पॉइंट जो लिखते हैं हम, वो क्या होता है, रेफरेंस होता है। रेफरेंस को हिंदी में बोलते हैं हम आपका संदर्भ। क्या बोलते हैं, संदर्भ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका पोइम का नाम और उसमें पोइट का नाम लिखा जाता है। किसका लिखा जाता है, पोइम का नाम, पोइट का नाम लिखा जाता है। यदि ये सही होता है तो आपके 3 से लेकर 4 नंबर तक बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। जब ये सही है तो इसमें भी आपको 3 या 4 तक मिल जाएंगे। तो 3 इसमें, 3 इसमें, और इसमें आपको 4, 3 इसमें मिल जाएंगे। तो आपका 9 नंबर तक स्कोर हो सकता है ना। 9 नहीं तो 8 तो पक्के हैं ही आपके, क्योंकि जब आपका रेफरेंस सही होता है, जब आपने रेफरेंस सही लिखा है तो कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन तो आप सही लिखोगे ही, भले ही आप उसमें मिस्टेक कर लीजिए, लेकिन उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो चीज़ मुख्य है वो सही होनी चाहिए। इसलिए हमारा फोकस किस पर रहता है, सबसे ज़्यादा हमारा रेफरेंस पर रहता है। और रेफरेंस कब पहचान सकते हैं, जब हमको स्टेंजा की थोड़ी सी जानकारी होगी। तो देखो स्टेंजा को देखते हैं, आप समझने की कोशिश करना, नहीं तो फिर हम बता ही देंगे आपको, ठीक है। तो स्टेंजा आपका हिज स्टेट, हिज स्टेट यानी कि उसके राज्य में, हिंदी बताऊंगा तो समझ जाओगे, पहले मैं हिंदी नहीं बताऊंगा, पहले वैसे ही पढ़ूंगा, ठीक है। हिज स्टेट इज किंगली, 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो आप समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति ने बताया इसमें कि जिसके लिए, यानी कि उसके राज्य में, क्या कहा गया है कि उसके राज्य में क्या होता है, यानी जो राजा होता है, आई मीन भगवान जो होता है, उसके राज्य में 1000 ऑफ हिज बिडिंग स्पीड, यानी कि हजारों लोग उसके लिए कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी और समुद्र पर, यानी पृथ्वी और समुद्र पर हजारों लोग उसके लिए कार्य के लिए तैयार होते हैं, और बिना रुके, किस लिए, बिना रुके कार्य करते हैं उसके लिए। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और उसकी सेवा के लिए वे तत्पर खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं कि हमें कोई कार्य मिल जाए। तो इसमें किसमें बताया गया, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है, क्योंकि इसमें कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। जब उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है तो वह भगवान से शिकायत करता है कि भगवान तुमने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कैसे कार्य करूँगा, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता था लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बाद में ही उसे महसूस होता है कि भगवान को किसी के कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो हजारों लोग समुद्र और भूमि पर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसा हमने आपको समझाया था, और वैसे हमने कहा था कि यदि आपको वैसे ही पहचानना है तो कुछ शब्द को भी इंडिकेट कर सकते हैं, आप कुछ शब्दों को इंडिकेट कर सकते हैं कि ये शब्द आएगा तो इस चैप्टर का है, ये शब्द आएगा तो इस पोएम का है, और इसके पोइट ये हैं आपके। तो ये किसका है, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस का है, और जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा है। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में कौन थे, सूरदास थे, वो भी अंधे थे, और सेम कंडीशन किसकी थी, जॉन मिल्टन की। बट जॉन मिल्टन जो है वो 43 में, यानी कि 43 में 43 में करीब अंधे हो गए थे, है ना। और लेकिन हमारे जो थे सूरदास जो थे वो पहले से ही अंधे जन्मांत थे, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको समझ में आ गया हो कि अब क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। तो पहले क्या लिखना होता है, रेफरेंस। तो आपने पहचान लिया किसका है, और किससे पहचान सकते हो, हिज स्टेट से पहचान सकते हो कि हिज स्टेट आ जाए, या 1000 कह सकते हो, है ना। तो ऐसे शब्दों को आप अपने विचारधारा के अनुसार इसमें फिक्स कर सकते हो कि हम इसको ऐसे पहचान लेंगे। तो आपने इसको पहचान लिया, किससे पहचान लिया आपने इसको,
आपने इसको हिज स्टेट से पहचान लिया, या हिज किंगली कह सकते हो, या 1000 कह सकते हो। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हो। पहचानने के बाद क्या होता है, इसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले इसका हम रेफरेंस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, रेफरेंस, क्योंकि रेफरेंस ही मस्ट होता है। तो रेफरेंस में कह सकते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द, अब देखो ये आपका ऑन हिज ब्लाइंड जो है वो एक सोनेट है। क्या है, एक सोनेट है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम भी कर सकते हैं, या आप सोनेट भी कर सकते हो। ठीक है, सोनेट करोगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, वो समझ जाएगा कि बच्चा बाकी टैलेंटेड है, इसको सब जानकारी है, और आपको मार्क्स अच्छे दे देगा। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोनेट किससे लिया गया है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है, और इसे कंपोज्ड किसने किया है, कंपोज्ड किया है इसको जॉन मिल्टन, कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। तो देखो ये क्या है, और देखो क्या करोगे इसमें आप इसको आप क्या करोगे, इसको डार्क से लिखोगे, और ये क्या है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसको भी आप डार्क से लिखोगे जब आप बिल्कुल करेक्ट लिख रहे हो। आपको पता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो क्या करोगे, डार्क से करोगे। और यदि आपको लगता है कि डाउट का मामला चल रहा है, पता नहीं सही है या गलत है, तो उस कंडीशन में आप इसको सेम पेन से लिखोगे। किससे लिखोगे, सेम पेन से। हो सकता है कि वो उसकी नज़र ना पड़े, क्योंकि अलग पेन से लिखोगे तो वो देख भी लेगा। अगर आपने गलत लिखा, मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया, ट्रू ब्यूटी लिख दिया, और किससे लिख दिया, अलग पेन से लिख दिया, अदर पेन से लिख दिया। मान लीजिए आपने लिखा है इसका ट्रू ब्यूटी लिख दिया, क्या लिख दिया, ट्रू ब्यूटी, है ना। अब देखो इधर साफ दिखाई दे रहा है, वो पहचान लेगा ये तो गलत लिखा है इसने, और आपके उसको काट देगा। ठीक है ना। इसलिए आप करोगे कि यदि आप बिल्कुल करेक्ट लिख रहे हो तो आप अदर पेन का यूज़ कर सकते हो, और जब आप डाउट में लिख रहे हो तो आप सेम पेन से ही लिखोगे, उसको सेम पेन से लिखोगे, ताकि उसको एक बार दिखाई भी ना दे। हो सकता है ना दिखाई दे, और यहाँ पर देख पढ़ता चला जाए सही जॉन मिल्टन सही लिखा है ना, तो हो सकता है कि मार्क्स मिल जाए आपको। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। अब इसके बाद आते हैं कॉन्टेक्स्ट। क्या आता है, कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या होता है, प्रसंग होता है ना। प्रसंग में क्या लिखते हैं कि अब प्रसंग, अब ऐसी कोई आपको याद नहीं, मान लीजिए याद नहीं तो क्या करोगे, अब इसमें देखोगे कि इसमें क्या बताया गया है कि भगवान को मेरे कार्य की आवश्यकता नहीं है, और उसके लिए तो हजारों लोग पृथ्वी और समुद्र पर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। यानी कि लेखक को विश्वास हो जाता है कि भगवान के लिए मेरे कार्य की आवश्यकता नहीं है। तो लिख सकते हैं आप कॉन्टेक्स्ट में, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस about the poet feeling after becoming blind, यानी अंधे होने के बाद उसकी क्या फीलिंग होती है। And he tells that God do, यानी भगवान जो क्या करता है, भगवान जो करता है वो सही करता है। God do right and honorable।
ठीक है। और कुछ इसमें से ले सकते हो, है ना, जैसे कि सो, इसीलिए द 1000 पीपुल रेडी टू वर्क, कहाँ पर तैयार रहते हैं, लैंड एंड ओशियन। तो क्या होता है, एंड 1000 ऑफ पीपुल रेडी टू वर्क लैंड एंड ओशियन एवरी टाइम। तो इस तरह से हम जो हमारे पास स्टेंजा है हम इसमें से बनावना कर सकते हैं। अब एक्सप्रेशन की आती है तो एक्सप्रेशन में ऐसे लिख सकते हो, इसको भी ऐसे बनावना कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 3 लाइन हैं और 3 लाइन में आप क्या करते हो, एक वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस बना दीजिए, एक वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस बना दीजिए। अब बात आती है कि सर हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस। तो देखो सेंटेंस के लिए क्या है, एक हमारी न्यू सीरीज चल रही है, आपको पता है, ट्रांसलेशन वाली, उसमें हम आपको यही सिखाएंगे कि आप हिंदी से अंग्रेजी कैसे बना सकते हैं। यानी आप माइंड में हिंदी सोचोगे और कॉपी पर उसकी इंग्लिश बना लोगे, माइंड में हिंदी सोची कॉपी पर इंग्लिश बनाई। तो जब ये चीज़ आप सीख जाओगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप माइंड में उसके, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है, इसकी हिंदी रहेगी, माइंड में आपका सेंटेंस सोचा और कहीं पर उसकी इंग्लिश बना दी। तो इस तरह से आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ आपको किस में दिक्कत आती है, वो मेन पॉइंट क्या है, वो है आपका रेफरेंस। इसलिए आपको रेफरेंस को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 6वां क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका 7वां। 7 पर है गिव द सेंट्रल आइडिया, यानी कि सेंट्रल आइडिया करिए। तो देखो इसमें सेंट्रल आइडिया दिए हुए हैं, वो 3 सेंट्रल दिए हुए हैं इसमें। द थ्री ब्यूटी का है फ्रॉम एन एलिजिटेड इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो आपके सिलेबस में हटा दिया गया है। स्टॉपिंग बाय बोट्स ऑन ए स्नोबे इवनिंग, इसको भी आपके सिलेबस में हटा दिया गया है। सिर्फ आपका एक इसमें से दिया है आपका ट्रू ब्यूटी का। किसका दिया है, ट्रू ब्यूटी का। तो जिसको देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पर इसको लिख दिया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपको जितने भी सेंट्रल आइडिया थे वो हम आपको सबको करा चुके हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं और आपके पास नोट्स होंगे, उसमें से भी इसको पढ़ सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस लिख दिया है जिसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। किसका है, द ट्रू ब्यूटी का। बाकी दोनों हैं, वो दोनों इसमें से आपके सिलेबस में हटा दिए गए हैं, इसलिए मैंने उनको डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। द सेंट्रल आइडिया किसका है, ट्रू ब्यूटी का है। मैं लिखा नहीं, लिख देता हूँ, ये ए नंबर का पॉइंट है। द ट्रू ब्यूटी। तो देख लेते हैं, द ब्यूटीफुल लिप्स, यानी कि सुंदर जो होठ होते हैं, चीक्स, गाल एंड आइज, मेक ए वोमेन मोर ब्यूटीफुल, यानी कि जो सुंदर होठ, गाल और आंखें जो होती हैं एक महिला को क्या बनाती हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर बना देती हैं। बट लेकिन दीज थिंग्स आर टेस्टोरी, ये जो चीज़ें होती हैं कैसी होती हैं, ये चीज़ें नश्वर होती हैं। नश्वर समझते हैं, यानी कि समय के साथ साथ इनमें बदलाव हो जाता है। जैसे कि आज हमारी आंखें कितनी सुंदर हैं, है ना, हो सकता है कि अभी तो सुंदर हैं, पहले बहुत ज़्यादा सुंदर थी जब एक यंग एज थी, यानी कि 18 से जो 20 की एज होती है, उस समय क्या होता है, बहुत ही अच्छी हमारे चार्मिंग होती है, लुक जो बहुत अच्छा लगता है सबको देखने में, और हम बार बार शीशे को देखते हैं या फील करते होंगे। तो क्या होता है कि ये चीज़ें कैसी होती हैं, नश्वर हैं, यानी कि समय के साथ साथ क्या होगा, ख़त्म होता जाता है इनका आकर्षण। आज हमारी आंखें कितनी अच्छी हैं, है ना, और बाल देखो बहुत, कभी इधर मांग करना, कभी इधर मांग करना, है ना। अब बाल क्या हैं, बाल भी कम हो गए हैं, ठीक है ना। तो क्या है, ये चीज़ें कैसे होती है, समय के अनुसार क्या होती है, कम होती जाती है, नश्वर हैं, तो इनका अंत होता जाता है। दे डिके विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाता है इनका आकर्षण कम होता जाता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर क्या होता है, लव बेस्ड ऑन गुड क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि प्रेम जो किस पर, चरित्र की अच्छाइयों पर आधारित होता है। एंड म्यूचुअल अफेक्शन, और किस पर,
जो हमारा अपने अंदर का जो प्रेम होता है, एक दूसरे से म्यूचुअल व्यक्तिगत जो प्रेम होता है, इज परमानेंट। कैसा होता है वो? परमानेंट होता है, वो स्थायी होता है। यानी कि व्यक्ति के जो गुणों से हम प्रेम करते हैं, जो अच्छाई से प्रेम करते हैं, वो कैसी होती है? वो परमानेंट होती है, वो स्थायी होती है, वो ख़त्म नहीं होती है। ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर इज ट्रू ब्यूटी। यानी कि जो चरित्र की जो सुंदरता होती है वो कैसी होती है? वो सच्ची सुंदरता मानी जाती है। तो ये हमने छोटा सा सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, लेकिन आप उसी वाले को याद करोगे जो हमने आपको पहले लिखाया था, क्योंकि वो आपको याद भी होगा। ठीक है ना? चाहो तो आप इसे भी याद कर सकते हो, मार्क्स इस पर भी मिलेंगे, मार्क्स उस पर भी मिलेंगे। ठीक है ना? इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन 8वां आता है फिगर्स ऑफ स्पीच। क्या आता है? फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार बोलते हैं। तो आपको 3 फिगर्स ऑफ स्पीच दिए होंगे, जिसमें से आपको किसी एक की डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल लिखने होंगे, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है ना? तो देखो हमने यहाँ पर 2 परिभाषाओं को डिस्कस किया है, हाइपरबोल और दूसरी है आपकी ऑनोमेटोपोइया। इसमें आपके 3 दिए हुए हैं, मेटाफर, हाइपरबोल, ऑनोमेटोपोइया, है ना? मेटाफर रूपक इसको बोलते हैं। तो हमने यहाँ 2 डिस्कस किया है। वैसे हम देखो इसकी कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, आपने देख भी लिए होंगे। आप उसमें से इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, लेकिन समझाने की दृष्टि से मैं यहाँ पर इसको आपको एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है? तो हाइपरबोल क्या होता है? अतिशयोक्ति। यानी क्या होता है? किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा कहना, या तो बहुत ज़्यादा अच्छा कह देना या बहुत ज़्यादा बुरा कह देना। तो कह सकते हैं इन हाइपरबोल। यानी कि अतिशयोक्ति में क्या होता है? थिंग्स आर शोन, वस्तुओं को दिखाया जाता है, एज ग्रेटर, बहुत ज़्यादा महान दिखाया जाता है, और लेसर यानी बहुत ज़्यादा बेकार दिखाया जाता है, बेटर बहुत अच्छा दिखाया जाता है, ब्रोस बहुत बुरा दिखाया जाता है। यानी वस्तुओं को या तो बहुत अच्छा कहेंगे या बहुत ही बुरा कहेंगे। देन दे आर रियली आर, वास्तव में जो उनकी स्थिति होती है, यानी वस्तु की जो वास्तव में स्थिति होती है, या तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया जाएगा या बहुत ज़्यादा उसको बुरा दिखाया जाएगा। ऐसी कंडीशन हो तो क्या बोलते हैं उसको हम हाइपरबोल बोलते हैं। क्या पर बोलते हैं उसको? हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। तो एग्जाम में आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखोगे, और 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। यानी कि 10,000 सो आई एट ए ग्लांस, यानी कि उसने 10,000 को एक बार में निगल लिया। ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल। इसमें ऐसा कहा जाता है। आगे सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी वह ऐसे रोई कि आंसुओं से क्या हुआ? सागर भर गया, यानी समुद्र को भर दिया। ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। लेकिन कह देते हैं कब? जब इसके जैसी कुछ कंडीशन दिखाई दे। ठीक है ना? आगे देखो सी वाले को और देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनोमेटोपोइया कभी आया नहीं है, हो सकता है इस साल आपको देखने को मिल जाए। तो क्या है? ध्वनि सूचक अलंकार। क्या होता है? इसमें आवाज़ होती है। एग्जाम में आपको डेफिनेशन लिखनी है इसकी, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इन ऑनोमेटोपोइया द साउंड सजेस्ट, क्या होता है? इसमें आवाज़ को प्रस्तुत किया जाता है द सेंस और मीनिंग, किसके आधार पर? अनुभव और अर्थ के आधार पर। अनुभव और अर्थ के आधार पर क्या होता है? इसमें आवाज़ को क्या हो जाता है? सजेस्ट किया जाता है, मान लिया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। किसको? आवाज़ को। तो आवाज़ के बेस पर ही इसको क्या कहते हैं? ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन याद करनी है और 2 एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कैट्स म्यू, यानी बिल्लियाँ कैसे करती हैं? म्यू म्यू करती है ना। तो हम इससे पहचान लेंगे इसको। आगे द स्नेक्स आर हिसिंग, और जो सांप होते हैं वो क्या करते हैं? हिस करते हैं। तो इसमें आवाज़ आ रही है। ठीक है? तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से याद करोगे। इस क्वेश्चन में क्या है खास बात? यानी कि जो गलती होती है वो किसकी होती है? स्पेलिंग्स की होती है। इसलिए आप जो भी आपने फिगर्स ऑफ स्पीच याद किए हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंटिन्यूस 4 कर लीजिए, कंटिन्यूस 4 कर लीजिए, शुरू के 4 कर लीजिए, 100% मिल जाएगा। और 2 एग्जाम्पल कर लीजिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चन तो हमारी मेरिट को बढ़ाते हैं। आपने बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लिए, नहीं फंसा, क्या होगा? लिख के फिर भी आओगे, मार्क्स कम मिलेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे हैं? जो एग्जाम में जरूर आना है, और जब जरूर आना है तो क्या करो? उसको बढ़िया तरह से करोगे, याद होने के बाद उसको लिख लिख के देखोगे, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आपका ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 के 4 मिले। ठीक है ना? तो क्या करोगे? स्पेलिंग्स का खास विशेष का ध्यान रखोगे, कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, कौन सा अक्षर बड़ा लिखा जाना है, इन चीज़ों को भी ध्यान रखो, जिसको हम पंक्चुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा पंक्चुएशन।
कि कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ डबल कॉमा लगना है, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, कौन सा अक्षर बड़ा लिखा जाएगा, कौन सा छोटा लिखा जाएगा। और आपका हाई स्कूल में 2 मार्क्स का भी आता है वो, ठीक है, लेकिन आप इंटरमीडिएट में इसलिए उस छोटी चीज़ को हटा दिया है, बट उसको आपको याद रखना है क्योंकि उस चीज़ का यहाँ पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इसको जैसा मैंने आपको बताया उसको वैसे ही याद करोगे और याद होने के बाद उसको लिख के देखोगे ताकि आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो, जिससे कि उसमें मैं आपको और अच्छे तरीके से बता सकें, ठीक है। तो ये था आपका अनसॉल्व पेपर का क्वेश्चन 6 से लेके 8 तक जो हमने आपको बताया। इसके बाद आपका सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद अगली वीडियो में हम सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।